हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कि धातुएं क्या होती है, अधातुएं क्या होती है और इसके साथ ही हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी। और इसके साथ अब पढ़ेंगे हम कि धातु और अधातु के भौतिक गुणों में मुख्य अंतर क्या है। और इसके साथ पढ़ेंगे हम रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकृति में कुल कितने तत्व है। तो प्रकृति में कुल 118 तत्व है, जिनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और 24 तत्व कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। मतलब ये जो 24 तत्व है ये मानव निर्मित तत्व है जो प्रयोगशाला में तत्वों के द्वारा बनाए गए हैं। कुल 118 तत्वों में से 91 धातुएं, 20 अधातुएं और 7 उपधातुएं हैं। अधिकतर धातुएं पृथ्वी की सतह मतलब भूपर्पटी में खनिजों के रूप में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि धातु और अधातु में क्या भिन्नता है। तो धातुएं और अधातुएं इलेक्ट्रॉनों को खोने और प्राप्त करने के तरीके से एक दूसरे से अलग होती है। धातुएं आमतौर पर अपने बाहरी इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है, जिससे वह धनात्मक आयन मतलब कैटायन बन जाती है। इसके विपरीत अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन एनायन बन जाती है। अब हम बात करेंगे कि धातुएं इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागती है। तो धातुओं के परमाणु में विशेष रूप से उनके बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये धातुएं इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं, जिससे धातु का परमाणु एक धनात्मक आयन बन जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने से धातु का परमाणु अपने निकटतम निष्क्रिय विन्यास को प्राप्त करता है, जो अधिक स्थिर होता है। उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है, क्योंकि सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 1 है। क्योंकि इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए यह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और यह धनायन बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि अधातु इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रहण करती है। तो अधातुओं के परमाणु में विशेष रूप से उनके बाहरी कोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये परमाणु अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से अधातु का परमाणु एक ऋणात्मक आयन बन जाता है। उदाहरण के लिए क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोरीन ऋण आयन बनाता है, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 7 है। क्योंकि इसके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है और इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण यह एक ऋण आयन बनाता है। अब हम बात करेंगे आयनिक बंधन की। जब एक धातु और एक अधातु प्रतिक्रिया करते हैं तो धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। यह इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण एक आयनिक बंधन बनाता है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl बनाने के लिए सोडियम धातु एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अधातु को देती है। अब हम बात करेंगे आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जिसमें 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया है और प्रत्येक पंक्ति को आवर्त कहा जाता है और प्रत्येक स्तंभ को समूह कहा जाता है। तत्वों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर समूह में व्यवस्थित किया गया है। धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर रखा जाता है, जबकि अधातुओं को दाईं ओर। यह हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसमें धातुओं को बाईं ओर और अधातुओं को दाईं ओर रखा जाता है। आवर्त सारणी में एक जिगजैग रेखा, हमारे पास जो आवर्त सारणी है इसमें ये हमारी जो ब्लू कलर में है ये हमारी जिगजैग रेखा कहलाती है। जिगजैग रेखा धातुओं और अधातुओं को अलग करती है। इस रेखा के बाईं ओर धातुएं होती है। ये जो हमारी जिगजैग रेखा है ब्लू कलर में, इसके बाईं ओर ये सभी धातुएं हैं और दाईं ओर अधातुएं होती है। और इस जिगजैग रेखा के दाईं ओर जितने भी तत्व ये सारे अधातुएं होती है। रेखा पर या उसके ठीक बगल में स्थित तत्वों को उपधातुएं या मेटालाइट्स कहा जाता है। ये जो है जिगजैग में हमारे पास रेखा में बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक ये सारी उपधातुएं होती है,
जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं और जिनकी आवर्त सारणी में संख्या 7 है। मतलब हमारे पास 7 उपधातु होती है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, जिसमें आवर्त सारणी का प्रथम समूह और द्वितीय समूह के तत्व शामिल है और इसके साथ ही हाइड्रोजन और हीलियम तत्व भी एस ब्लॉक में ही पाए जाते हैं। इस प्रकार एस ब्लॉक में कुल 14 तत्व पाए जाते हैं। दूसरा ब्लॉक है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आवर्त सारणी समूह 3 से लेकर समूह 12 तक के तत्व पाए जाते हैं और इस प्रकार डी ब्लॉक में कुल 40 तत्व पाए जाते हैं जो सभी धातुएं होती है। तीसरा ब्लॉक है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक समूह 13 से लेकर समूह 18 तक के तत्व पी ब्लॉक में पाए जाते हैं और पी ब्लॉक में धातुएं, उपधातुएं और अधातुएं तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और इन तत्वों की संख्या 36 है। और एक ब्लॉक है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में 2 समूह पाए जाते हैं। पहला समूह होता है लेंथेनाइट समूह, जिसमें 14 तत्व पाए जाते हैं और दूसरा समूह है एक्टिनाइट समूह, इसमें भी 14 तत्व पाए जाते हैं। इस प्रकार एफ ब्लॉक में कुल 28 तत्व पाए जाते हैं और यह सभी 28 तत्व धातुएं होती है। अब हम बात करेंगे कि आवर्त सारणी में 118 तत्वों को 4 ब्लॉकों में किस आधार पर रखा गया है। तो जब एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो वे सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, जो आमतौर पर एस कक्षक होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्रमिक रूप से उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करते हैं, जैसे पी, डी और फिर एफ। अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रवेश उस तत्व की रासायनिक प्रतिक्रियाओं और गुणों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक से पी कक्षक में प्रवेश करता है तो उसे पी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। इसी तरह अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है तो उसे डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है और इसी तरह एफ ब्लॉक तत्वों के लिए भी है। संक्षेप में यदि कहे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन का एस, पी, डी या एफ कक्षक में प्रवेश करता है तो उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके गुणों को निर्धारित करता है। एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम बात करेंगे आवर्त सारणी के एस ब्लॉक तत्व समूह की। एस ब्लॉक तत्व वे तत्व होते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में प्रवेश करते हैं। एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए एस ब्लॉक में 2 समूह होते हैं। समूह 1 क्षार धातु है और समूह 2 क्षारीय मृदा धातु है, लेकिन इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन और हीलियम भी एस ब्लॉक में ही पाए जाते हैं। अब एस ब्लॉक में कुल 14 तत्व होते हैं। इनमें से समूह 1 में 6 तत्व क्षार धातु है और समूह 2 में 6 तत्व क्षारीय मृदा धातु है और 2 अधातु तत्व है हाइड्रोजन तत्व समूह 1 में और हीलियम तत्व समूह 18 में आते हैं। अब हम बात करेंगे आवर्त सारणी के समूह 1 की, जिसे क्षार धातु भी कहा जाता है। एस ब्लॉक के तत्व जिनके एस ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है उन्हें ग्रुप 1 या क्षारीय धातु कहा जाता है। क्षार धातुएं आवर्त सारणी के समूह 1 में पाई जाने वाली अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं हैं। समूह 1 में जो क्षार धातुएं हैं उनके नाम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम शामिल है। ये तत्व समूह 1 में पाए जाते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns⁻1 होता है। अब हम बात करेंगे आवर्त सारणी के समूह 2 की, जिसे क्षारीय पृथ्वी धातुएं या क्षारीय मृदा धातु भी कहा जाता है। जब एस ब्लॉक के तत्व जिनके एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ग्रुप 2 या क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। समूह 2 में जो क्षारीय मृदा धातु है वो उनके नाम है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम शामिल है। ये तत्व समूह 2 में पाए जाते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ns² होता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन तत्व की।
क्योंकि हाइड्रोजन को भी s ब्लॉक में रखा गया है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s⁻1 होता है, जो इसे s ब्लॉक का सदस्य बनाता है। हालांकि यह एक गैस अधातु है जो समूह 1 में आता है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके ऋणायन भी बना सकता है और यह एक गैस है। अब हम बात करेंगे हीलियम तत्व की, और हीलियम तत्व को भी s ब्लॉक में शामिल किया गया है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s⁻2 होता है, जो इसे भी s ब्लॉक का सदस्य बनाता है। हालांकि यह एक अक्रिय गैस है जो समूह 18 में आता है। हीलियम s ब्लॉक का तत्व है, लेकिन यह क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु नहीं है। यह एक उत्कृष्ट गैस है और इसे समूह 18 में रखा गया है। अब हम बात करेंगे क्षार धातुओं के सामान्य गुणों की। प्रतिक्रियाशीलता, क्षारों में प्रतिक्रियाशीलता होती है। क्षार धातुएं अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है, खासकर पानी और हवा के साथ। दूसरा गुण है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इनके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो इन्हें आसानी से खोने की प्रवृत्ति देता है। तीसरा गुण है ये सभी धातुएं नरम, चमकदार और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होती है। चौथा गुण है इनमें एक संयोजक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे आसानी से खोकर धनायन बनाते हैं। नेक्स्ट है पानी और हवा में ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं। और लास्ट है क्षार धातुएं आमतौर पर +1 ऑक्सीकरण अवस्था में प्रदर्शित करती है। अब हम बात करेंगे आवर्त सारणी के डी ब्लॉक तत्व समूह की। डी ब्लॉक में सभी तत्व धातुएं हैं, इसमें कोई अधातु नहीं है। डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण धातु भी कहा जाता है। डी ब्लॉक समूह में 40 तत्व होते हैं जो 4 पंक्तियों में फैले हुए हैं और आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 तक मौजूद है। डी ब्लॉक तत्व जिन्हें संक्रमण धातु भी कहा जाता है, आवर्त सारणी में s ब्लॉक और p ब्लॉक के बीच स्थित होते हैं। इन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल या d कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। सभी संक्रमण धातुएं डी ब्लॉक तत्व है, लेकिन सभी डी ब्लॉक तत्व संक्रमण धातुएं नहीं है। उदाहरण के लिए जिंक, कैडमियम, पारा संक्रमण धातु नहीं माने जाते हैं। संक्रमण धातुएं वे तत्व है जिनके परमाणुओं में आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक होते हैं या जो स्थिर आयनों के रूप में आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक बना सकते हैं। यह परिभाषा मुख्य रूप से डी ब्लॉक तत्वों समूह 3 से 12 पर लागू होती है, लेकिन कुछ रासायनिक समूह 12 के तत्वों जिंक, कैडमियम, पारा को भी संक्रमण धातु नहीं मानते हैं, क्योंकि भले ही उनके डी कक्षक पूरी तरह से भरे हुए हो, लेकिन वे संक्रमण धातुओं के समान गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे संक्रमण धातुओं के गुणों की। तो इनमें धात्विक गुण होता है। संकरण तत्व धातुएं आमतौर पर कठोर, चमकदार, तन्य, आघात वर्धनीय और अच्छी विद्युत और ऊष्मा चालक होती है। यहाँ पर डी ब्लॉक तत्वों को 4 पंक्तियों में विस्तृत किया गया है, जिनमें से प्रत्येक पंक्ति में 10 तत्व होते हैं। यहाँ पर पहली पंक्ति है 3D श्रेणी, इसमें स्केडियम से जिंक तक के तत्व शामिल है। दूसरी पंक्ति है 4D श्रेणी, इसमें येट्रियम से कैडमियम तक के तत्व शामिल है। तीसरी है 5D श्रेणी, इसमें लेंथेनम हाफनियम से मरकरी तक के तत्व शामिल है। और चौथी है 6D श्रेणी, इसमें एक्टिनियम से कॉपरनीशियम तक के तत्व शामिल है। अब हम बात करेंगे आवर्त सारणी के पी ब्लॉक तत्व समूह की। पी ब्लॉक तत्व आवर्त सारणी में समूह 13 से 18 तक के तत्वों को कहते हैं। इन्हें पी ब्लॉक में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनके सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। पी ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, इसलिए पी ब्लॉक में 6 समूह होते हैं। पी ब्लॉक समूह में 36 तत्व होते हैं। पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल है। पी ब्लॉक में 13, 14, 15, 16, 17 और 18 समूह के तत्व शामिल है। अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास की।
इन तत्वों के सबसे बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns² Np⁻⁻⁻⁶ होता है। अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक तत्वों के रासायनिक गुणों की। कुछ पी ब्लॉक तत्व चमकदार होते हैं और बिजली और गर्मी के अच्छे संवाहक होते हैं। पी ब्लॉक तत्वों में परिवर्तित संयोजकता दिखाने की प्रवृत्ति होती है। अब हम बात करेंगे कि पी ब्लॉक समूह के 36 तत्वों में धातु, अधातु और उपधातु की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातुओं की। तो पी ब्लॉक में 11 धातु तत्व है, जिनमें एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टीन, थैलियम, सीसा, बिस्मथ और कुछ अन्य तत्व शामिल है। अब हम बात करेंगे अधातु की। पी ब्लॉक में 18 अधातु तत्व है, जिनमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और कुछ अन्य तत्व शामिल है। अब हम बात करेंगे पी ब्लॉक के उपधातुओं की। तो पी ब्लॉक में 7 उपधातु तत्व है, जिनमें बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम शामिल है। पी ब्लॉक में तत्वों की प्रकृति उनके समूह और आवर्त पर निर्भर करती है। जैसे जैसे हम समूह में नीचे जाते हैं, धात्विक गुण बढ़ते हैं और जैसे जैसे हम आवर्त में आगे बढ़ते हैं, अधात्विक गुण बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि पी ब्लॉक में 13 से 18 तक के समूह में कौन कौन से तत्व शामिल है। तो यहाँ पर समूह 13 है, इसमें बोरान एक उपधातु और एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सभी धातु शामिल है। समूह 14 में इसमें कार्बन एक अधातु है और सिलिकॉन, जर्मेनियम उपधातु और टीन और सीसा धातु शामिल है। समूह 15 की बात करेंगे तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु, आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु और बिस्मथ धातु शामिल है। समूह 16 में ऑक्सीजन, सल्फर और सेलेनियम अधातु है और पोलोनियम उपधातु शामिल है। समूह 17 में हेलोजन की सभी अधातुएं शामिल है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है। समूह 18 में अक्रिय गैसें शामिल है, जो सभी अधातुएं है, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओर्गानेसन शामिल है। अब हम बात करेंगे आवर्त सारणी के एफ ब्लॉक तत्व समूह की। एफ ब्लॉक समूह में कोई भी अधातु नहीं है। एफ ब्लॉक तत्व, जिन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, सभी धातुएं हैं। ये तत्व आवर्त सारणी के नीचे दो अलग अलग पंक्तियों में रखे गए हैं, जिन्हें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। एफ ब्लॉक तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्वों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे संक्रमण श्रृंखला में डी ब्लॉक तत्वों के अंदर स्थित होते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में n-2 ब्रैकेट बंद F उपकोष में भरे हो जाते हैं। इसलिए F ब्लॉक में सभी तत्व धातुएं हैं और कोई भी अधातु नहीं है। अब हम बात करेंगे लैंथेनाइड श्रृंखला की। तो लैंथेनाइड श्रृंखला में सेरियम से लेकर ल्यूटेटियम तक 14 तत्व शामिल है और एक्टिनाइड श्रृंखला में थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक 14 तत्व शामिल है। अब हम बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुणधर्म की। तो प्रकृति में 118 तत्वों में से 91 धातुएं हैं, जो आवर्त सारणी में पाई जाती है। यहाँ पर धातुओं के भौतिक गुणधर्म में पहला पॉइंट है, अधिकांश धातुएं ठोस होती है, जैसे कि लोहा, तांबा, जस्ता आदि। लेकिन पारा एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव या तरल अवस्था में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे कि धातुएं ठोस क्यों पाई जाती है। तो धातुएं आमतौर पर ठोस होती है क्योंकि उनके परमाणुओं के बीच मजबूत धात्विक बंधन होते हैं। ये बंधन परमाणुओं को एक साथ रखते हैं और उन्हें एक दूसरे से दूर जाना मुश्किल बनाते हैं, जिससे धातु ठोस हो जाती है। अब हम बात करेंगे एकमात्र द्रव धातु की, जो कि एक पारा है। तो पारा, जिसे मरकरी भी कहा जाता है, एक धातु है जो सामान्य तापमान और दबाव पर तरल अवस्था में पाया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पारे के परमाणु एक दूसरे के साथ कमजोर बंधन बनाते हैं, जिसके कारण इसे पिघलाने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिकांश धातुएं ठोस होती है क्योंकि उनके परमाणु एक मजबूत धात्विक बंधन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को साझा करने से बनता है। पारे में परमाणु इतने कसकर बंधे
नहीं होते, जिससे तरल अवस्था में रहता है। पारे का रासायनिक प्रतीक Hg है और पारे का परमाणु क्रमांक 80 और परमाणु भार 190 होता है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। अधिकांश धातुएं कठोर होती है, जैसे कि क्रोमियम, टंगस्टन और ऑस्मियम आदि, लेकिन कुछ धातुएं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम नरम होती है और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब हम बात करेंगे सबसे कठोर धातु की। क्योंकि धातुएं कठोर होती है तो उसमें सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। इसे वोल्फ्राम भी कहा जाता है। यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक W है और इसका परमाणु क्रमांक 74 है। अब हम बात करेंगे टंगस्टन की विशेषताओं की। तो पहली विशेषता है कठोरता। टंगस्टन पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे कठोर धातुओं में से एक है और इसका उपयोग अक्सर कठोर मिश्र धातु बनाने के लिए किया जाता है। दूसरी विशेषता है उच्च गलनांक। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है, जो इसे उच्च तापमान वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसके अन्य उपयोग है, टंगस्टन का उपयोग प्रकाश बल्बों, इलेक्ट्रोड और अन्य औद्योगिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। टंगस्टन के अतिरिक्त अन्य कठोर धातु है जिनकी हम चर्चा करते हैं। तो पहली धातु है क्रोमियम। क्रोमियम भी एक बहुत कठोर धातु है और इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। दूसरी कठोर धातु है टाइटेनियम। टाइटेनियम एक मजबूत धातु है, खासकर जब इसके ताकत से वजन अनुपात पर विचार किया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे मुलायम धातु। क्योंकि सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन अपवाद है कि सोडियम और पोटेशियम नरम धातु होती है, तब हम इनकी चर्चा करेंगे। तो सोडियम और पोटेशियम नरम धातु है क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच बंधन कमजोर होता है और ये आसानी से टूट जाते हैं। जैसे ये धातुएं नरम हो जाती है, ये दोनों धातुएं क्षार धातु समूह का हिस्सा है और बहुत ही अभिक्रियाशील होती है। इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि वे हवा और नमी के संपर्क में न आए। अब हम बात करेंगे कि सोडियम और पोटेशियम नरम धातु क्यों है। तो पहला कारण है कमजोर धात्विक बंधन। सोडियम और पोटेशियम के सबसे बाहरी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, जिसे वे आसानी से खो देते हैं। दूसरा कारण है कम संसंजक बल। इनके परमाणु के बीच संसंजक बल बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण ये धातुएं आसानी से टूट जाती है। तीसरा कारण है क्षार धातुएं। सोडियम और पोटेशियम धातुएं क्षार धातु समूह का हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि ये पानी के साथ प्रतिक्रिया करके क्षार बनाती है। सोडियम और पोटेशियम का उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, जैसे कि साबुन बनाने, उर्वरक बनाने और धातुओं को पिघलाने में। इसका उपयोग चिकित्सा के रूप में भी किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम आयन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अन्य उपयोग है, सोडियम पोटेशियम मिश्र धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है, जिसका उपयोग कुछ विशेष अनुप्रयोगों में किया जाता है। अब हम बात करेंगे एक अन्य मुलायम धातु की। तो एक अन्य मुलायम धातु सीजियम है। यह एक चमकदार चांदी जैसी सफेद धातु है जो कमरे के तापमान पर मोम जैसी हो जाती है। इसका घनत्व पानी से दोगुना होता है और यह अत्यधिक लचीला होता है। अब हम बात करेंगे सीजियम के बारे में कुछ और जानकारी की। तो यह एक क्षारीय धातु है और यह सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु में से एक है। यह पानी और हवा के साथ आसानी से प्रतिक्रिया करता है और इसका उपयोग कुछ विशेष प्रकार के उपकरणों और सेमीकंडक्टर उत्पादन में किया जाता है। तो हम बात करेंगे धातुओं के तीसरे भौतिक गुणधर्म की। तो धातु विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, लेकिन अपवाद है सीसा और पारा धातुएं उष्मा के कुचालक होते हैं। अब हम बात करेंगे कि धातुएं विद्युत और उष्मा की अच्छी चालक क्यों होती है। तो किसी धातु को विद्युत और उष्मा का अच्छा चालक बनने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होनी चाहिए, जो एक दूसरे से टकराकर विद्युत और उष्मा को स्थानांतरित कर सके। सीसा और पारा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है, जिसके कारण वे उष्मा को अच्छी तरह से स्थानांतरित नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वह कौन सी धातु है जो विद्युत धारा की सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक धातु चांदी है।
अब हम बात करेंगे चांदी की। तो चांदी एक बहुमूल्य धातु है जो अपनी चमक, विद्युत चालकता और लचीलेपन के लिए जानी जाती है। यह एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ag है और इसका परमाणु क्रमांक 47 है। चांदी का उपयोग आभूषण, सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक्स और फोटोग्राफी सहित विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में किया जाता है। चांदी अपेक्षाकृत निष्क्रिय धातु है, जिसका अर्थ है कि यह आसानी से अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। हालांकि यह हवा में मौजूद सल्फर के साथ प्रतिक्रिया करके धूमिल हो सकती है, जिससे चांदी की सतह पर एक कालापन आ जाता है। अब हम बात करेंगे कुचालक धातु की। क्योंकि सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन अपवाद है सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो अब हम सीसा और पारे के बारे में बात करेंगे। तो सीसा और पारा ऊष्मा के कुचालक धातुएं हैं। ये धातुएं ऊष्मा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्मा का कुचालक माना जाता है। अब हम बात करेंगे ऊष्मा की कुचालक धातु सीसा की। तो सीसा एक भारी, मुलायम और चमकदार धातु है। यह ऊष्मा का बहुत खराब चालक है, जिसका अर्थ है कि यह ऊष्मा को आसानी से स्थानांतरित नहीं करता है। इसका उपयोग किया जाता है। सीसे का उपयोग बैटरी, पिसाई और विकिरण परिशोधन में किया जाता है। अब हम बात करेंगे पारा धातु की, जो कि एक ऊष्मा की कुचालक होती है। तो पारा को क्विकसिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भारी, चांदी जैसा सफेद तरल धातु है। पारा एक संक्रमण धातु है और इसे रासायनिक रूप से बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह भी ऊष्मा का कुचालक है। पारे का रासायनिक प्रतीक Hg होता है। पारे का परमाणु भार 190 और परमाणु क्रमांक 80 है। पारा एक विषाक्त पदार्थ है और इसके संपर्क में आने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए। बिस्मथ भी एक अन्य कुचालक धातु का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे पारे के उपयोग की। पारे का उपयोग थर्मामीटर, फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब, विद्युत स्विच, खनन और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे धातुओं के चौथे भौतिक गुणधर्म की। तो अधिकांश धातुओं का घनत्व सबसे अधिक होता है। जितनी भी धातु है उनका घनत्व सबसे अधिक होता है। हम यहाँ पर दो धातुओं की चर्चा करेंगे। पहली धातु, किस धातु का घनत्व सबसे अधिक है और किस धातु का घनत्व सबसे कम होता है। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि किस धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक घनत्व वाली धातु ओस्मियम है। इसका घनत्व लगभग 22.59 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। ओस्मियम इरिडियम के साथ आउटस्टैंडिंग में सबसे भारी तत्वों में से एक है। ओस्मियम प्लेटिनम समूह की धातु है और इसका प्रतीक OS है। ओस्मियम का परमाणु भार 190 और परमाणु क्रमांक 76 है। अब हम बात करेंगे कि ओस्मियम धातु की खोज किसने की थी। तो ओस्मियम की खोज 1803 में स्मिथसन टेनंट ने की थी। अब हम ओस्मियम धातु के उपयोग की बात करेंगे। तो ओस्मियम का उपयोग मुख्य रूप से मिश्र धातुओं और फाउंटेन पेन की निब बनाने में किया जाता है। अब हम बात करेंगे ओस्मियम धातु की विशेषताओं की। तो यह एक कठोर, भंगुर, सफेद धातु है जो आसानी से ऑक्सीकरण नहीं होती है। अब हम बात करेंगे अन्य भारी धातुओं की, जिनका घनत्व भी अधिक होता है। तो ओस्मियम के अलावा इरिडियम, प्लेटिनम, रेनियम और सोना भी उच्च घनत्व वाली धातुएं हैं। उच्च दाब पर इरिडियम का घनत्व ओस्मियम से थोड़ा अधिक हो जाता है। ओस्मियम एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है और इसका घनत्व सबसे अधिक है, जिसका अर्थ है कि यह प्रति इकाई आयतन सबसे भारी है। प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व यूरेनियम है, जबकि सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व ओस्मियम है। सबसे भारी तत्व तो यूरेनियम होगा, लेकिन सबसे अधिक घनत्व ओस्मियम धातु का है। अब हम बात कर लेते हैं घनत्व और परमाणु भार क्या होता है। तो घनत्व बनाम परमाणु भार, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि घनत्व और परमाणु भार अलग अलग चीजें हैं। ओस्मियम का परमाणु भार यूरेनियम से कम है, लेकिन इसका घनत्व अधिक है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व की, जो कि एक यूरेनियम है। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व है। यूरेनियम यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी
तत्व है, लेकिन इसका घनत्व ओस्मियम से कम होता है। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु भार 238 है। इसे रासायनिक प्रतीक U द्वारा दर्शाया जाता है। यूरेनियम आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रेणी का एक तत्व है। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों में सबसे भारी है। हालांकि कुछ मानव निर्मित तत्व है जिनका परमाणु भार यूरेनियम से भी अधिक है, लेकिन वे प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यूरेनियम के 3 समस्थानिक है। पहला है यूरेनियम 238, दूसरा है यूरेनियम 235 और तीसरा है यूरेनियम 234। विखंडनीय समस्थानिक की बात करेंगे तो यूरेनियम 235 जो परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे भारी मानव निर्मित तत्व की। अभी हमने बात की थी यूरेनियम तत्व की, जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अब हम बात करेंगे मानव निर्मित तत्व की कि मानव निर्मित तत्व में सबसे भारी तत्व कौन सा है। तो ओर्गानिसन यह एक कृत्रिम रूप से निर्मित सबसे भारी तत्व है और इसका परमाणु भार सबसे अधिक है, इसलिए इसे सबसे भारी तत्व माना जाता है। ओर्गानिसन का प्रतीक Ag और परमाणु क्रमांक 118 है और परमाणु भार 294 है। अब बात करेंगे हम ओर्गानिसन की खोज की। 2002 में रूस के डुबना में संयुक्त परमाणु ऊर्जा संस्थान में खोजा गया था। यह एक सिंथेटिक तत्व है, जिसका मतलब है कि यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, बल्कि इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे ओर्गानिसन के नामकरण की। तो इसका नाम रूसी परमाणु भौतिक विज्ञानी यूरी ओगानेस्या के सम्मान में रखा गया है। मानव निर्मित सबसे भारी धातु की बात करें तो प्लूटोनियम को अक्सर सबसे भारी मानव निर्मित धातु माना जाता है, लेकिन ओर्गानिसन सबसे भारी तत्व है और यह एक गैसीय अधातु है। यदि हम धातु की बात करें तो सबसे भारी धातु जो कि मानव निर्मित है वो प्लूटोनियम है, और यदि हम तत्व की बात करें तो सबसे भारी तत्व मानव निर्मित ओर्गानिसन है और यह भी एक अधातु के रूप में पाया जाता है, वो भी गैस के रूप में। अब हम बात करेंगे मानव निर्मित भारी धातु की। तो प्लूटोनियम का एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Pu और परमाणु संख्या 94 है। प्लूटोनियम एक मानव निर्मित रेडियोधर्मी तत्व है। यह एक भारी धातु है जो चांदी के समान सफेद रंग की होती है और इसे एक्टिनाइड श्रृंखला में एक तत्व माना जाता है। प्लूटोनियम को पहली बार 1940 में बर्कले कैलिफोर्निया में बनाया गया था। यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, हालांकि कुछ मात्रा में यह पृथ्वी की पपड़ी में अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में पाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्लूटोनियम के बारे में कुछ मुख्य बातें। तो प्लूटोनियम को यूरेनियम 238 को न्यूट्रॉन के साथ बमबारी करके परमाणु रिएक्टरों में बनाया जाता है। प्लूटोनियम के कई समस्थानिक है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 238 और प्लूटोनियम 244 है। अब हम बात करेंगे प्लूटोनियम के उपयोग की। तो प्लूटोनियम 239 का उपयोग परमाणु हथियारों और परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कुछ हृदय, पेसमेकरों और अंतरिक्ष यान में भी किया जाता है। प्लूटोनियम 238 का उपयोग रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर में किया जाता है, जो अंतरिक्ष यान के लिए बिजली प्रदान करते हैं। यूरेनियम को आशा की धातु तथा प्लूटोनियम को भय की धातु कहा जाता है। अब हम बात करेंगे सबसे कम घनत्व वाली धातु की, क्योंकि अभी हमने चर्चा की है सबसे अधिक घनत्व वाली धातुओं की। अब हम बात करेंगे सबसे कम घनत्व वाली धातु की। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे लिथियम की। तो यह एक रासायनिक तत्व है जो प्रकृति में सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। इसका घनत्व 0.534 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो इसे पानी के घनत्व से भी कम बनाता है। लिथियम एक क्षार धातु है और कमरे के तापमान पर ठोस होता है। यह प्रकृति में सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस तत्व है। लिथियम धातु की खोज जोहान आर्टवेट्सन ने 1817 में की थी। लिथियम धातु का प्रतीक Li होता है। लिथियम धातु का परमाणु भार 6.9 U और परमाणु क्रमांक 3 है। लिथियम अत्यधिक अभिक्रियाशील और ज्वालामंदक होता है। अब हम बात करेंगे लिथियम के उपयोग की।
तो लिथियम का उपयोग आयन बैटरी, स्नेहक, सिरेमिक और दवाओं के रूप में किया जाता है। इसके अन्य गुण भी है। तो यह एक मुलायम चांदी सफेद धातु है जो बहुत प्रतिक्रियाशील होती है। अब हम बात करेंगे धातुओं के पांचवें भौतिक गुणधर्म की। तो अधिकांश धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। धातु के गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर उच्च होते हैं और ये उच्च तापमान पर पिघलती और उबलती है। अब हम बात करेंगे कि किस धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है और किस धातु का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस धातु का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो उच्च गलनांक और क्वथनांक वाली धातु टंगस्टन है। इसका गलनांक 3422 सेल्सियस डिग्री और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 6192 डिग्री होता है और क्वथनांक 5555 सेल्सियस डिग्री और यदि फ़ारेनहाइट की बात करें तो 10031 होता है। टंगस्टन अपनी असाधारण कठोरता और उच्च गलनांक और क्वथनांक के कारण विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है। टंगस्टन धातु का प्रतीक W, परमाणु भार 183.84 और परमाणु क्रमांक 74 है। अब हम बात करेंगे टंगस्टन के उपयोग की। तो प्रकाश बल्बों में फिलामेंट के रूप में, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, एक्सरे ट्यूब में, उच्च तापमान वाले उपकरण, सैन्य अनुप्रयोगों में, परमाणु ऊर्जा उद्योग में आदि। अब हम बात करेंगे कम गलनांक और कम क्वथनांक वाली धातु की। तो कम गलनांक और कम क्वथनांक वाली धातु पारा है। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है और इसका गलनांक -38.83 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बात करें तो -37.89 डिग्री फ़ारेनहाइट है। पारे का क्वथनांक भी अन्य धातु की तुलना में कम होता है। इसका क्वथनांक 356.73 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 674.11 डिग्री फ़ारेनहाइट है। पारा अन्य धातु के साथ मिलकर अमलगम बनाता है जो एक मिश्र धातु है। पारे के उपयोग की बात करेंगे तो पारा का उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर और कुछ प्रकार के स्विचों में किया जाता है। अब हम बात करेंगे अन्य धातुओं की जिनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। तो पहली धातु है गैलियम। गैलियम एक धातु है जिसका गलनांक कम होता है, लगभग 29.76 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 85.57 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दूसरी धातु है सीजियम। सीजियम भी एक कम गलनांक वाली धातु है जिसका गलनांक लगभग 28.44 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 83.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तीसरी धातु है टेलुरियम। टेलुरियम भी एक कम गलनांक और क्वथनांक वाली धातु है। अब हम बात करेंगे धातुओं के छठे गुणधर्म की। तो धातुएं आघातवर्धनीय होती है, अर्थात इन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है, जैसे कि एल्यूमिनियम को पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। सातवां गुणधर्म है धातुएं तन्य होती है, अर्थात इन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। सबसे अधिक तन्यता का गुण सोना धातु में पाया जाता है। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। अब हम बात करेंगे तन्यता क्या होता है। तो तन्यता धातु का वह गुण है जिसके द्वारा उसे पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। अब हम बात करेंगे धातुओं के आठवें भौतिक गुणधर्म की। तो धातुएं आमतौर पर चमकदार होती है क्योंकि उनकी सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं। यह चमक धात्विक चमक कहलाती है और धातु का एक महत्वपूर्ण गुण है। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा आदि धातुएं चमकदार होती है। अब हम बात करेंगे उन धातुओं की जिन्हें 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर पहला भाग या पहला पॉइंट है क्षार धातु। इसके उदाहरण है सोडियम और पोटेशियम। इसके गुण है अत्यधिक प्रतिक्रियाशील, नरम और चमकदार धातु होती है। दूसरा पॉइंट है क्षारीय मृदा धातु। इसमें उदाहरण है कैल्शियम और मैग्नीशियम और इसके गुण है प्रतिक्रियाशील, चमकदार और आघातवर्धनीय। तीसरा पॉइंट है संक्रमण धातु। इसके उदाहरण है लोहा, तांबा और जस्ता। इसके गुण है विभिन्न रंगों में आती है और आघातवर्धनीय और तन्य होती है। चौथा भाग है उत्कृष्ट धातु। इसके उदाहरण है सोना, चांदी, प्लेटिनम। इसके गुण है चमकदार, आघातवर्धनीय और तन्य होती है और प्रतिक्रियाशील नहीं होती है। पांचवा भाग है भारी धातु। उदाहरण है सीसा, पारा।
गुण है उच्च घनत्व वाली होती है और अक्सर विषाक्त होती है। छठा भाग है हल्की धातु, उदाहरण है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। इसके गुण है कम घनत्व वाली होती है और अक्सर मजबूत और हल्की होती है। तो हम बात करेंगे धातु के प्रकार की, तो धातु दो प्रकार की होती है, लोह धातुएं और अलोह धातुएं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोह धातुओं की, जिनमें लोहा मुख्य घटक होता है, जैसे स्टील, कोबाल्ट और निकिल आदि। अब हम बात करेंगे अलोह धातुएं की, जिनमें लोहा नहीं होता, जैसे एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता और चांदी आदि। अब हम बात करेंगे मिश्र धातुएं की, तो ये दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है, जैसे कि स्टील जिसमें लोहा और कार्बन होता है, और पीतल जिसमें तांबा और जस्ता मिश्र धातु होती है। अब हम बात करेंगे उत्कृष्ट या अक्रिय धातुओं की, तो उत्कृष्ट या अक्रिय धातुएं वे धातुएं हैं जो आसानी से रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग नहीं लेती है, विशेष रूप से ऑक्सीकरण और संक्षारण के लिए। इनमें सोना, चांदी, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, इरिडियम और ऑस्मियम शामिल है। ये धातुएं अपनी रासायनिक निष्क्रियता के कारण लंबे समय तक अपनी चमक बरकरार रखती है। अब हम बात करेंगे उत्कृष्ट धातुओं के गुणों की, जिसके कारण से इन्हें उत्कृष्ट धातुएं कहा जाता है। तो पहला कारण है या पहला गुण है इलेक्ट्रॉन विन्यास। उत्कृष्ट धातुओं में एक पूर्ण या लगभग पूर्ण बाहरी इलेक्ट्रॉन कोश होता है। यह उन्हें स्थिर बनाता है और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेने की संभावना कम होती है। दूसरा गुण है कम प्रतिक्रियाशीलता। उनकी कम प्रतिक्रियाशीलता के कारण उत्कृष्ट धातुएं आसानी से हवा, पानी या अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तीसरा कारण है संक्षारण प्रतिरोध या गुण। उनकी कम प्रतिक्रियाशीलता के कारण वे संक्षारण या जंग के प्रतिरोधी होते हैं, जो उन्हें लंबे समय तक अपनी चमक बनाए रखने की अनुमति देता है। नेक्स्ट गुण है स्वतंत्र अवस्था में उपलब्धता। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जो उन्हें आसानी से उपलब्ध कराती है और उनका उपयोग करना आसान बनाती है। नेक्स्ट गुण है उच्च गलनांक और क्वथनांक। उत्कृष्ट धातु का गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होता है। नेक्स्ट गुण है विशिष्ट चमक। ये धातुएं अपनी चमकदार सतह के लिए जानी जाती है, जो कि रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रति प्रतिरोध के कारण बनी रहती है। अब हम बात करेंगे उत्कृष्ट धातुओं की, जिनका उपयोग उत्प्रेरक रूप में किया जाता है। तो कुछ उत्कृष्ट धातुएं जैसे कि प्लेटिनम और पैलेडियम उत्प्रेरक रूप में उपयोग की जाती है। इन गुणों के कारण सोना, चांदी और प्लेटिनम आभूषण, सिक्के और अन्य कीमती वस्तुओं को बनाने के लिए उत्कृष्ट विकल्प है। अब हम बात करेंगे धातु कर्म की, कि धातु कर्म क्या कहलाता है। तो अयस्कों से धातु के निष्कर्षण और उपयोग में लाने के पूर्व उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को धातु कर्म या मेटोलॉजी कहते हैं। अब हम बात करेंगे अधातुओं की। अधातुएं आवर्त सारणी के दाहिने और ऊपरी भाग में स्थित होती है। अधातुएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। 118 तत्वों में से 20 अधातुएं हैं, जिनमें से 7 ठोस, 1 द्रव और 12 गैस धातु है। अब हम बात करेंगे ठोस अधातुओं की, जिनकी संख्या 7 है, जिनमें शामिल है कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, टेनेसिन और एस्टेटिन। ये 7 ठोस अधातु है। अब हम बात करेंगे द्रव अधातु की, जिसकी संख्या 1 है। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव होती है। अब हम बात करेंगे गैसीय अधातुओं की, जिनकी संख्या 12 है, जिनमें शामिल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडान और ओगेन्सन। ये 12 अधातुएं गैस रूप में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे टेनेसिन अधातु की, जो कि एक ठोस अधातु है, जिसका परमाणु संख्या 117 है। यह एक कृत्रिम रूप से बनाया गया तत्व है। इसका प्रतीक TS है। यह 2010 में खोजा गया था। यह एक हेलोजन तत्व है। इसका उपयोग अभी तक किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं किया गया है। एक रेडियोधर्मी तत्व है और इसका उपयोग बहुत कम होता है। 20 अधातुओं में से केवल 7 तत्व है। इनमें से 2 तत्व हाइड्रोजन और हीलियम ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 98% बनाते हैं। अधातुएं धातुओं की तुलना में अधिक यौगिक बनाती है। जीवित जीव मुख्य रूप से
अधातुओं से बने होते हैं। इसके अलावा अधातुओं को हेलोजन समूह जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और उत्कृष्ट समूह जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ओगेन्सन में भी वर्गीकृत किया जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हेलोजन समूह क्या होता है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे उत्कृष्ट समूह की। अब हम बात करेंगे हेलोजन समूह की। हेलोजन अधातु समूह है। ये तत्व आवर्त सारणी में समूह 17 में स्थित है। हेलोजन कमरे के तापमान पर पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में मौजूद होते हैं। हेलोजन समूह 17 में 7 तत्व है, जिनमें आयोडीन, टेनेसिन और एस्टेटाइन ठोस अधातु एवं क्लोरीन और फ्लोरीन गैस अधातु और ब्रोमीन तरल अधातु है। अब हम बात करेंगे हेलोजन यौगिक की। तो हेलोजन अपनी नमक बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। हेलोजन नाम का मतलब ग्रीक में जन का मतलब होता है लवण और हेलो का मतलब होता है विकसित करना है। ये तत्व हेलाइट नामक यौगिक बनाने के लिए जाने जाते हैं। हेलोजन विभिन्न प्रकार के लवण बनाने के लिए जाने जाते हैं और तत्व के परमाणु के बाहरी आवरण में प्रत्येक में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी आवरण में होते हैं, इसका मतलब है कि हेलोजन अन्य तत्वों के साथ बंधन बनाते समय ऐसे इलेक्ट्रॉनों को साझा करने के लिए तैयार रहते हैं। बंधन के बाद वे फ्लोराइड, आयोडाइड और ब्रोमाइड जैसे विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाते हैं। आधुनिक IUPAC नामकरण में इस समूह को समूह 17 के रूप में जाना जाता है। हेलोजन शब्द का अर्थ है नमक बनने वाला या नमक बनाने वाला। अब हम बात करेंगे उत्कृष्ट या अक्रिय अधातुओं की, जो सभी गैसीय अवस्था में पाई जाती है। तो अक्रिय अधातु जिन्हें उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैस भी कहा जाता है, आवर्त सारणी के समूह 18 में पाई जाने वाली गैसें हैं, जिनकी संख्या 7 है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान, ओगेन्सन। ये गैसें रासायनिक रूप से बहुत कम प्रतिक्रियाशील होती है, जिसका अर्थ है कि वे आसानी से अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। इसके पीछे का कारण यह है कि उनकी बाहरीतम ऊर्जा स्तर पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों से भरे होते हैं, जिससे वे स्थिर होते हैं और किसी अन्य तत्व के साथ प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करेंगे अक्रिय अधातुओं के मुख्य गुणों की। तो पहला गुण है अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से बहुत कम प्रतिक्रियाशील होती है। नेक्स्ट गुण है ये गैसें रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। नेक्स्ट गुण है ये एक ही परमाणु के रूप में मौजूद होती है, अर्थात एक अणु में केवल एक परमाणु होता है। चौथा गुण होता है अक्रिय गैसों की आयनन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पांचवा गुण है इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, जिसका अर्थ है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। छठा गुण है अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, जिसका अर्थ है कि वे आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती है। अब हम बात करेंगे अक्रिय गैसों के उपयोग की। तो पहली अक्रिय गैस है हीलियम। हीलियम का गुब्बारों और हवाई जहाजों में उपयोग किया जाता है और हीलियम का उपयोग चिकित्सा में सांस लेने में सहायता के लिए किया जाता है। दूसरी अक्रिय गैस है नियॉन। नियॉन का रोशनी में उपयोग किया जाता है। तीसरी अक्रिय गैस है आर्गन। आर्गन का बिजली के बल्बों और वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। चौथी अक्रिय गैस है क्रिप्टन। क्रिप्टन का फ्लैश फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। पांचवी अक्रिय गैस है जेनॉन। यह विशेष प्रकार के लैंप और एनेस्थेटिक्स में उपयोग किया जाता है। छठी अक्रिय गैस है रेडॉन। रेडॉन एक रेडियोधर्मी तत्व है, जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब हम बात करेंगे सातवीं उत्कृष्ट गैसीय अधातु की, जिसका नाम ओगेन्सन है। यह एक सिंथेटिक रासायनिक तत्व है और आवर्त सारणी में 118वें स्थान पर है। इसे उत्कृष्ट गैसों में गिना जाता है। इसका परमाणु भार 294 MeU और परमाणु क्रमांक 118 है। ओगेन्सन की खोज की बात करें तो 2002 में रूस के डुबना में संयुक्त परमाणु ऊर्जा संस्थान में खोजा गया था। यह एक सिंथेटिक तत्व है, जिसका मतलब है कि यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता, बल्कि इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है।
अब हम ओगेन्सन के नामकरण की बात करें तो इसका नाम रूसी परमाणु भौतिक विज्ञान यूरी ओगानेस्या के सम्मान में रखा गया है। अब हम बात करेंगे अधातु के भौतिक गुणधर्म की। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस अधातु है कार्बन, द्रव अधातु है ब्रोमीन और गैस अधातु है हाइड्रोजन। अब हम बात करेंगे अधातुओं के दूसरे भौतिक गुणधर्म की। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, अधिकांश अधातुएं कमरे के तापमान पर नरम होती है और आसानी से टूट जाती है। सल्फर और फास्फोरस दोनों अधातु है जो नरम और भंगुर होती है, लेकिन हीरा एक अपवाद है जो कठोर अधातु है और यह पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थों में से एक है। सल्फर और फास्फोरस दोनों अधातु है जो नरम और भंगुर होती है। यहाँ कुछ विशेषताएं है जो इन अधातुओं को नरम बनाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सल्फर अधातु की। तो सल्फर एक पीले रंग की अधातु है जो नरम और भंगुर होती है। इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है जो इसकी नरम प्रकृति को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट है, सल्फर को आसानी से पिघलाया और वाष्प में बदला जा सकता है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस अधातु की। तो फास्फोरस एक अधातु है जो सफेद और लाल रूपों में पाई जाती है। सफेद फास्फोरस नरम और मोम जैसी होती है, जबकि लाल फास्फोरस अधिक स्थिर और कम प्रतिक्रियाशील होती है। फास्फोरस की नरम प्रकृति इसके कम गलनांक और क्वथनांक के कारण होती है। इन अधातुओं की नरम प्रकृति के कारण वे विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग की जाती है, जैसे कि सल्फर का उपयोग रबर के उत्पादन में और फास्फोरस का उपयोग उर्वरकों में। अब हम बात करेंगे सबसे कठोर अधातु हीरे की। तो सबसे कठोर अधातु हीरा है जो कार्बन का एक अपरूप है। हीरे की कठोरता का कारण इसकी त्रियामी संरचना है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़े होते हैं, जिससे मजबूत सहसंयोजक बंध बनते हैं। यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। हीरे की कठोरता मोहस स्केल पर 10 होती है, जो इसे सबसे कठोर अधातु बनाती है। अब हम बात करेंगे हीरे का प्रतीक की। तो इसका प्रतीक C है और यह कार्बन का प्रतीक भी होता है, क्योंकि हीरा कार्बन का ही एक अपरूप है। अब हम बात करेंगे हीरे के परमाणु क्रमांक की, जिसका परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है। अब हम बात करेंगे हीरे के उपयोग की। तो हीरे का उपयोग आभूषणों में, काटने और पीसने के उपकरणों में और वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है। अब हम बात करेंगे कृत्रिम हीरा। तो सिलिकॉन कार्बाइड को सबसे कठोर कृत्रिम हीरा माना जाता है। अब हम बात करेंगे अधातुओं के तीसरे भौतिक गुणधर्म की। तो तीसरा पॉइंट है, अधातु विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट एक अपवाद है जो कि विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट की, क्योंकि यह अधातु होते भी विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत धारा और उष्मा को प्रवाहित करने की अनुमति देते हैं। ग्रेफाइट, जिसे काला शीशा भी कहा जाता है, कार्बन का एक रूप है जो एक अधातु है। यह आवर्त सारणी में कार्बन के रूप में मौजूद है, जिसकी परमाणु संख्या 6 है और परमाणु भार 12.011 है। यह एक समूह 4A तत्व है जो आवर्त सारणी में बोरान और नाइट्रोजन के बीच रहता है। इसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट की संरचना की। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु एक षटकोणीय परतदार संरचना में व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक परत में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से सहसंयोजक बंधों से जुड़ा होता है। परतों के बीच बंधन कमजोर होता है, जिससे ग्रेफाइट नरम और चिकना होता है और परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है, और जिससे इसका उपयोग स्नेह के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का गलनांक बहुत अधिक होता है, जो इसे उच्च तापमान पर उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। अब हम बात करेंगे ग्रेफाइट के उपयोग की। तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल की लीड बनाने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग है स्नेहक के रूप में। ग्रेफाइट का उपयोग मशीनरी और अन्य उपकरणों में स्नेहक के रूप में किया जाता है। तीसरा उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक मोटर ब्रश के रूप में। तो ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर में ब्रश बनाने के लिए किया जाता है।
चौथा उपयोग है बैटरी के रूप में। ग्रेफाइट का उपयोग लिथियम आयन बैटरी में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। और पांचवा उपयोग है परमाणु रिएक्टर में। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। अब हम बात करेंगे अधातुओं के चौथे भौतिक गुणधर्म की। तो चौथा पॉइंट है अधातुओं का घनत्व धातुओं की तुलना में कम होता है, लेकिन अपवाद है आयोडीन और हीरा। ये दो अधातुएं जिनका घनत्व सबसे अधिक होता है। अब हम बात करेंगे ठोस रूप में सबसे कम घनत्व वाली अधातु की। तो फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी में 15वें स्थान पर है। यह एक ठोस अधातु है और फास्फोरस सभी अधातुओं में सबसे हल्की ठोस अधातु है। फास्फोरस सबसे कम घनत्व वाली ठोस अधातु है। सल्फर भी एक ठोस अधातु है, लेकिन इसका घनत्व फास्फोरस से अधिक होता है। अन्य ठोस अधातु जैसे कि आयोडीन और सेलेनियम भी फास्फोरस से भारी होते हैं। अब हम बात करेंगे फास्फोरस के दो मुख्य रूपों की। तो पहला फास्फोरस होता है सफेद फास्फोरस और दूसरा फास्फोरस होता है लाल फास्फोरस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सफेद फास्फोरस की। तो सफेद फास्फोरस एक जहरीला मोम जैसा ठोस होता है जो अंधेरे में चमकता है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः ज्वलनशील हो जाता है। सफेद फास्फोरस प्रकाश के संपर्क में आने पर शीघ्र ही पीला हो जाता है। सफेद फास्फोरस विषाक्त तथा अत्यधिक क्रियाशील होता है। सफेद फास्फोरस का घनत्व 1.83 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। सफेद फास्फोरस का उपयोग युद्ध में आग लगाने वाले हथियारों और स्मोक स्क्रीन में किया जाता है। अब हम बात करेंगे लाल फास्फोरस की। तो लाल फास्फोरस गहरे रंग के क्रिस्टल के रूप में दिखाई देता है। लाल फास्फोरस विषाक्त नहीं होता तथा कम क्रियाशील होता है। लाल फास्फोरस का घनत्व 2.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लाल फास्फोरस का उपयोग माचिस की तीली बनाने में और विस्फोटक के रूप में किया जाता है। अब हम बात करेंगे ठोस रूप में सबसे अधिक घनत्व वाली अधातु की। अभी हमने बात की थी ठोस रूप में सबसे कम घनत्व वाली अधातु की, जो कि फास्फोरस थी। अब हम बात करेंगे ठोस रूप में सबसे अधिक घनत्व वाली अधातु की, जो कि एक आयोडीन है। तो सबसे अधिक घनत्व वाली ठोस अधातु आयोडीन है। आयोडीन एक भारी अधातु है जो अपनी उच्च घनत्व और प्रतिक्रियाशीलता के लिए जानी जाती है। इसका घनत्व 4.93 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। आयोडीन एक चमकदार बैंगनी काले रंग का ठोस पदार्थ है। यह एक हेलोजन है और आवर्त सारणी में 53वें स्थान पर है। आयोडीन कमरे के तापमान पर ठोस रूप में पाया जाता है और इसका उपयोग टिंचर आयोडीन और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। अब हम बात करेंगे आयोडीन के बारे में कुछ और जानकारी की। तो आयोडीन का प्रतीक आय होता है। परमाणु क्रमांक 53 और परमाणु भार 126.904447 यू होता है। आयोडीन का गलनांक 113.7 डिग्री सेल्सियस है और आयोडीन का क्वथनांक 184.3 डिग्री सेल्सियस होता है। आयोडीन एक आवश्यक पोषक तत्व है। यह थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिससे घेगा रोग हो सकता है। अब यहाँ पर हम अन्य अधातुओं की बात करेंगे जिनका घनत्व भी अधिक होता है। तो यहाँ पर हीरे का घनत्व लगभग 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। बोरान का घनत्व लगभग 2.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, जो अन्य अधातुओं की तुलना में अधिक है। हालांकि स्टेटिन मतलब स्टेटाइन का घनत्व 6.35 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होने का अनुमान है, लेकिन इसे प्रदर्शित करना मुश्किल है। स्टेटिन के 20 समस्थानिक है जो समान परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। स्टेटिन 210 और स्टेटिन 211 सबसे आम समस्थानिक है। स्टेटिन को प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। स्टेटिन एक हेलोजन अधातु है जिसके रासायनिक गुण आयोडीन के समान है। हमारे पास स्टेटिन के बारे में कुछ और जानकारी है। तो स्टेटिन का परमाणु क्रमांक 85 और रासायनिक प्रतीक AT होता है। स्टेटिन की खोज 1940 में डेस मोन्स आयोवा USA में खोजा गया। प्राकृतिक उपलब्धता बहुत कम, मुख्य रूप से यूरेनियम और थोरियम के क्षय श्रृंखला में एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में पाया जाता है। हम
अब हम एस्टेटाइन के भौतिक गुणधर्म की बात करेंगे तो भौतिक गुण इसका होता है ठोस, धात्विक, चमक, उच्च घनत्व वाला होता है। रासायनिक गुण की बात करें तो हेलोजन तत्व के समान जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो अभी तक कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं है, लेकिन इसका उपयोग अनुसंधान में किया जाता है। अब हम बात करेंगे गैस रूप में सबसे कम घनत्व वाली अधातु की। पहले हमने बात की है ठोस रूप में सबसे कम घनत्व वाली अधातु और ठोस रूप में सबसे अधिक घनत्व वाली अधातु की। अब हम बात करेंगे गैस रूप में सबसे कम घनत्व वाली अधातु की। तो सबसे हल्का और कम घनत्व वाला तत्व हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन एक गैस है और आवर्त सारणी में सबसे ऊपर मौजूद है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। इसका घनत्व बहुत कम होता है, जिसके कारण यह सबसे हल्का तत्व माना जाता है। हाइड्रोजन गैस का घनत्व 0.08988 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो लगभग 0.0899 ग्राम पर लीटर है। यह आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व है, जिसमें केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह पानी से भी हल्का है और कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम हाइड्रोजन के बारे में कुछ और जानकारी की चर्चा करेंगे। तो हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। हाइड्रोजन में केवल एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसे सबसे हल्का तत्व बनाता है। हाइड्रोजन एक गैसीय तत्व है जो सामान्य परिस्थितियों में द्विपरमाणु अणु H2 के रूप में मौजूद होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होने के साथ साथ सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी है, जो ब्रह्मांड के द्रव्यमान का लगभग 75% है। तरल हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे गैस के रूप में सबसे अधिक घनत्व वाली अधातु की। अभी हमने बात की थी गैस के रूप में सबसे कम घनत्व वाली अधातु की, जो कि हाइड्रोजन थी। अब हम बात करेंगे गैस के रूप में सबसे अधिक घनत्व वाली अधातु की। तो रेडान एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन रेडियोधर्मी गैस है। यह एक उत्कृष्ट गैस है और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली सबसे भारी गैसों में से एक है। यह यूरेनियम और थोरियम के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न होती है और मिट्टी, चट्टान और पानी में पाई जाती है। रेडॉन हवा से लगभग 7.5 गुना भारी है। रेडॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड और रॉबर्ट बी ओवेंस द्वारा 1899 में की गई थी। यहाँ पर भी हम रेडॉन के बारे में अधिक जानकारी की चर्चा करेंगे। तो रेडॉन का परमाणु क्रमांक 86, प्रतीक Rn होता है और परमाणु भार 222 AMU होता है। रेडॉन का उपयोग चिकित्सा में, विशेष रूप से कैंसर के इलाज में किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि रेडॉन एक भारी गैस क्यों है। तो रेडॉन एक भारी गैस है क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान 222 AMU अन्य सामान्य गैसों जैसे कि नाइट्रोजन 28 AMU और ऑक्सीजन 32 AMU से बहुत अधिक है। अब हम बात करेंगे अधातुओं के पांचवें भौतिक गुणधर्म की। तो पांचवा पॉइंट है अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर कम होते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे कम गलनांक और क्वथनांक वाली अधातु की। अधातुओं में से एक हीलियम का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है। हीलियम का गलनांक लगभग 0.95 केल्विन और यदि हम सेल्सियस में बात करें तो -272.20 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन एक एटीएम पर हीलियम का गलनांक नहीं होता है और यह एक सुपर फ्लूइड में बदल जाता है। और हीलियम का क्वथनांक सबसे कम है, जो लगभग 4.22 केल्विन होता है। और यदि हम सेल्सियस की बात करें तो -268.93 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इसे सबसे ठंडा बनाता है और विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोगी बनाता है, जैसे कि क्रायोजेनिक्स और सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हीलियम एक नोबल गैस है। इनमें से हीलियम का गलनांक सबसे कम होता है, लेकिन जैसा कि उल्लेख किया गया है कि हीलियम का गलनांक वास्तव में नहीं होता है और यह एक एटीएम पर सुपर फ्लूइड में बदल जाता है। यदि हम वास्तविक गलनांक की बात करें तो हीलियम के बाद हाइड्रोजन का गलनांक सबसे कम होता है। अन्य अधातुओं की बात करें तो हाइड्रोजन का गलनांक लगभग 14.01 केल्विन और सेल्सियस में बात करें तो -259.14 डिग्री सेल्सियस होता है
और क्वथनांक लगभग 20.28 केल्विन और यदि सेल्सियस में बात करें तो -252.87 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन तत्व की, जिसका सूत्र H2 होता है। हाइड्रोजन एक अधातु है, हालांकि यह आवर्त सारणी में क्षार धातु के साथ समूह 1 में रखा गया है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है और यह एक इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन हाइड्रोजन प्लस आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, जो क्षार धातुओं के समान है, लेकिन यह क्षार धातुओं से अलग व्यवहार करता है और एक अधातु के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हाइड्रोजन एक गैस है जो कमरे के तापमान पर भी गैसीय अवस्था में रहती है। इसके अणु बहुत हल्के होते हैं और उनके बीच आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, इसलिए हाइड्रोजन को द्रव या ठोस अवस्था में लाने के लिए बहुत कम तापमान की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन अधातु की, जिसका रासायनिक सूत्र N2 होता है। नाइट्रोजन का गलनांक लगभग 63.15 केल्विन और सेल्सियस में बात करें तो -209.99 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक लगभग 77.36 केल्विन और यदि सेल्सियस में बात करें तो -195.79 डिग्री सेल्सियस होता है। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जो वायुमंडल में लगभग 78% की मात्रा में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन अधातु की, जिसका सूत्र O2 होता है। ऑक्सीजन का गलनांक लगभग -218.79 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन इसका आणविक भार हाइड्रोजन से अधिक होता है, जिससे इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल थोड़ा मजबूत होता है। अब हम बात करेंगे सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक वाली अधातु की। अभी हमने बात की थी सबसे कम गलनांक और क्वथनांक वाली अधातु की। अब हम बात करेंगे सबसे अधिक गलनांक और क्वथनांक वाली अधातु की। तो अधातु में से एक हीरा का गलनांक और क्वथनांक सबसे अधिक होता है। हीरे का गलनांक लगभग 3800 केल्विन और यदि सेल्सियस में बात करें तो 3527 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक लगभग 5100 केल्विन और यदि सेल्सियस में बात करें तो 4827 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यह ध्यान रखें कि हीरा उच्च दबाव पर पिघलता है और सामान्य दबाव पर इसका क्वथनांक नहीं होता है। अब हम बात करेंगे अधातुओं के छठे भौतिक गुणधर्म की। तो छठा पॉइंट है अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। अधातुएं भंगुर होती है और उन्हें पीटने पर वे टूट जाती है, जबकि धातुएं आघात वर्धनीय होती है और उन्हें पीटकर चादर बनाया जा सकता है, जबकि कोयला या सल्फर अधातु को पीटने पर वे टूट जाएंगे। अब हम बात करेंगे अधातुओं के सातवें भौतिक गुणधर्म की। तो सातवां पॉइंट है अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। अधातुओं को खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता, जबकि धातुएं तन्य होती है और उन्हें खींचकर तार बनाया जा सकता है। सल्फर अधातु के तार नहीं बनाए जा सकते। अब हम बात करेंगे अधातुओं के आठवें भौतिक गुणधर्म की। तो आठवां पॉइंट है अधिकांश अधातुएं चमकदार नहीं होती है, क्योंकि अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वे धातुओं की तरह चमकदार नहीं होती है। लेकिन कुछ अधातुएं जैसे आयोडीन में धात्विक चमक होती है। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो प्राकृतिक रूप से चमकदार होता है। अब हम बात करेंगे उपधातुओं की। तो कुछ तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें उपधातु कहा जाता है। उपधातु जिन्हें अर्धधातु भी कहा जाता है, वे तत्व जिन्हें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 उपधातु है। ये उपधातु है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। सभी 7 उपधातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। उपधातु में कोई भी गैस या द्रव अवस्था में नहीं होता है। अब हम बात करेंगे धातु और अधातु के भौतिक गुणों की, जिनमें पहला गुण होता है ठोस अवस्था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातु की। तो अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि लोहा, तांबा, जस्ता आदि। ठोस धातुएं अपने आकार और आयतन को बनाए रखती है। अब हम बात करेंगे अधातु की। तो अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है।
पहले हम बात करेंगे ठोस अवस्था की। तो ठोस अवस्था में पाया जाता है अधातु कार्बन, और ग्रेफाइट और हीरा कार्बन के ही दो अपरूप है। अब दूसरा है तरल अवस्था। तो ब्रोमीन एक मात्र अधातु है जो सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। और तीसरी अवस्था होती है गैसीय अवस्था। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम ये गैसीय अधातु होती है। दूसरा गुण होता है चमक। तो धातुएं आमतौर पर चमकदार होती है क्योंकि उनकी सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अधातु की बात करते हैं तो अधिकांश अधातुएं चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो प्राकृतिक रूप से चमकदार होता है। अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वे धातु की तरह चमकदार नहीं होती है। तीसरा गुण होता है सुचालकता। तो पहले हम धातु की बात करेंगे। तो धातुएं अच्छे सुचालक होती है और विद्युत और उष्मा का अच्छा संचालन करती है। अब हम बात करेंगे अधातु की। तो अधातुएं खराब सुचालक होती है और विद्युत और उष्मा का खराब संचालन करती है। चौथा गुण होता है गलनांक और क्वथनांक। तो धातु की बात करते हैं तो धातुओं के गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर उच्च होते हैं। अब हम अधातु की बात करते हैं तो अधातु के गलनांक और क्वथनांक आमतौर पर कम होते हैं, लेकिन हीरा सबसे कठोर अधातु है। पांचवा गुण होता है घनत्व। तो सबसे पहले हम धातु की बात करेंगे। तो धातुएं आमतौर पर उच्च घनत्व वाली होती है, अर्थात वे अपने आकार के अनुपात में भारी होती है। लेकिन लिथियम, पोटेशियम और सोडियम धातु का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। अब हम बात करेंगे अधातु की। तो अधातुएं आमतौर पर कम घनत्व वाली होती है, लेकिन सबसे अधिक घनत्व वाली ठोस अधातु आयोडीन है। और यदि हम बात करें गैस रूप में, तो गैस रूप में सबसे अधिक घनत्व वाली गैस अधातु रेडान है। ठोस रूप में आयोडीन मिलेगी और गैस रूप में रेडान सबसे भारी या अधिक घनत्व वाली अधातु है। छठा गुण होता है कठोरता। तो पहले हम धातु की बात करेंगे। तो अधिकांश धातुएं कठोर होती है, जैसे कि क्रोमियम, टंगस्टन, ओस्मियम और टाइटेनियम आदि। लेकिन कुछ धातुएं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम नरम धातुएं होती है और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब हम बात करेंगे अधातु की। तो अधिकांश अधातुएं नरम होती है, जैसे कि सल्फर और फास्फोरस आदि। लेकिन हीरा सबसे कठोर अधातु है। सातवां गुणधर्म होता है आघातवर्धनीयता। तो पहले हम धातु की बात कर लेते हैं। तो धातुएं आघातवर्धनीय होती है और इन्हें पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है। अधातु की बात करते हैं तो अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती है और इन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। आठवां गुण होता है तन्यता। तो पहले हम धातु की बात कर लेते हैं। तो धातुएं तन्य होती है और इन्हें खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। अब हम अधातु की बात कर लेते हैं। तो अधातुएं तन्य नहीं होती है और इन्हें खींचकर तार नहीं बनाए जा सकते हैं। नौवां गुण होता है ध्वनिक गुण। तो धातु की हम बात कर लेते हैं। तो जब किसी धातु को किसी कठोर सतह से टकराया जाता है तो वह एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है। इसी गुण को ध्वनिकता कहते हैं और धातु में यह गुण पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अधातु की। तो अधातु में यह गुण नहीं पाया जाता है। जब अधातुओं को कठोर सतह से टकराया जाता है तो वे आमतौर पर कोई विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं। 10वां और अंतिम पॉइंट है। तो पहले हम धातु की बात कर लेते हैं। तो धात्विक खनिज आमतौर पर अग्नेय और कायांतरित चट्टान संरचनाओं में पाए जाते हैं। और अब हम धातु की बात करें तो अधात्विक खनिज प्राय युवा वलित पर्वतों और अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर की। तो हमारे पास धातु और अधातु के बीच अंतर की टेबल बनी हुई है। तो पहले हम बात करेंगे धातु की। तो धातुओं का पहला पॉइंट है कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। धातुओं का दूसरा पॉइंट है कि धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है और अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। धातुओं का तीसरा पॉइंट है
कि धातुओं के ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड क्षारीय होते हैं जो पानी में घुलकर क्षार बनाते हैं। और यदि हम बात करें अधातुओं की तो अधातुओं के ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अम्लीय होते हैं जो पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं। चौथा पॉइंट है कि धातुएं अम्लों के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है और अधातुएं अम्लों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। धातुओं का पांचवा पॉइंट है कि धातुओं के परमाणु के महत्तम कोश में आमतौर पर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उन्हें आसानी से त्यागने में मदद करते हैं। अधातुओं का पांचवा पॉइंट है कि अधातुओं के परमाणु के महत्तम कोश में आमतौर पर 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति देते हैं। छठा पॉइंट है धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अधातुएं आमतौर पर पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ अधातुएं जैसे हेलोजन पानी में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है। हमारे पास धातुओं के उदाहरण है जैसे सोडियम, लोहा, सोना आदि, ये सभी धातुएं होती है। और हमारे पास अधातुओं के उदाहरण है जिसमें है ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ये सभी अधातुएं होती है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।